आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। शादियों में दूल्हा दुल्हन को कई उपहार मिलते हैं। आज के मामले में एक नव विवाहित जोड़े को भी कई उपहार मिले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन उपहारों में से एक में बम है। इस एक उपहार के कारण दो मासूमों की जान चली गई, और जब यह उपहार देने वाले का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जो खुलासे हुए उसने भारत के एक बड़े राज्य को हिलाकर रख दिया। यह कहानी भारत के प्रसिद्ध राज्य ओडिशा के बलांगीर जिले की है। बलांगीर जिले के पाटनगर कस्बे में 5 लोगों का एक परिवार रहता था। 5 सदस्यों वाले इस परिवार में रविंद्र कुमार साहू, उनकी पत्नी संजुक्ता साहू, उनका बेटा शेखर साहू और उनकी बेटी शामिल थे। इसके अलावा रविंद्र कुमार साहू की मां केमामणि साहू भी उसी घर में रहती थीं। 5 लोगों का यह परिवार काफी पढ़ा लिखा था। रविंद्र कुमार साहू पटनागर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में जूलॉजी के लेक्चरर थे और संजुक्ता साहू ज्योति विकास जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल थीं। इसके अलावा उनका बेटा शेखर बेंगलुरु में एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में इंजीनियर था। 18 फरवरी 2018 को शेखर साहू ने रीमा रानी से एक भव्य समारोह में शादी की। इसके अलावा उन्होंने 20 फरवरी 2018 को एक रिसेप्शन पार्टी आयोजित की, जिसमें कई मेहमान और पड़ोसी शामिल हुए। हालांकि रिसेप्शन के 2 दिन बाद 22 फरवरी को रविंद्र कुमार की बेटी कजाकिस्तान लौट आई। वह वहां पढ़ रही थी और अपने भाई की शादी के लिए कुछ समय की छुट्टी पर भारत आई थी। 22 दिसंबर तक सभी मेहमान घर से चले गए थे और परिवार के 6 सदस्यों में से 2 कजाकिस्तान के लिए उड़ान पकड़ने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर चले गए थे। घर पर सिर्फ संजुक्ता साहू, उनका बेटा शेखर साहू, शेखर की पत्नी रीमा साहू और शेखर की दादी गेमामणि साहू ही बचे थे। अगले दिन 23 फरवरी 2018 को सुबह करीब 10 बजे संजुक्ता अपने कॉलेज के लिए निकल गई और घर पर सिर्फ उन्हें 3 लोग रह गए। अचानक दोपहर करीब 12:45 पर स्काई किंग कुरियर सर्विस का एक डिलीवरी बॉय एक बड़ा सा बॉक्स लेकर उनके घर पहुंचा। पार्सल शेखर साहू के नाम पर था और रायपुर से एस.के. सिन्हा नाम के किसी व्यक्ति ने भेजा था। दरअसल रायपुर ओडिशा के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है और पटनागढ़ से करीब 140 मील दूर है। यहां शेखर पार्सल बॉक्स प्राप्त करता है और उसे रसोई में ले जाता है। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि यह पार्सल किसने भेजा है, क्योंकि वह रायपुर में एस.के. सिन्हा नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। फिर उसने अपनी पत्नी रीमा को यह बात बताई, जो रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। लेकिन फिर उसे लगा कि यह शादी का तोहफा हो सकता है, क्योंकि जो लोग शादी या रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाते हैं, वे अक्सर अपने तोहफे कुरियर से भेजते हैं। इसके अलावा पार्सल पर लगे स्टिकर पर भी गिफ्ट लिखा हुआ था। अब शेखर की दादी भी रसोई में आ जाती हैं और शेखर अपनी दादी और पत्नी के सामने पार्सल बॉक्स खोलना शुरू कर देता है। जब शेखर बॉक्स खोलता है तो उसे अंदर एक और बॉक्स मिलता है, जो हरे रंग के गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ होता है। लेकिन उस बॉक्स से एक सफेद धागा निकल रहा होता है, जिसे शेखर अनजाने में खींच लेता है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि रसोई में सब कुछ बिखर गया। खिड़कियां टूट गईं और रसोई की दीवारें भी टूट गईं। इसके अलावा शेखर और उसकी दादी का शरीर 90% जल चुका था और रीमा का शरीर 40% जल चुका था। धमाका सुनकर उनके पड़ोसियों ने सोचा कि शायद गैस सिलेंडर फट गया है, इसलिए पड़ोसी जल्दी से रसोई में आए, लेकिन उस समय गैस सिलेंडर पूरी तरह से जल चुका था। इस बीच एक व्यक्ति एम्बुलेंस को बुलाता है, दूसरा पुलिस को बुलाता है और एक और व्यक्ति शेखर के परिवार को विस्फोट के बारे में सूचित करता है। जब एम्बुलेंस आती है तो कुछ लोग उन्हें बलांगीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाते हैं। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर 85 वर्षीय जेमिमणि साहू को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। साथ ही शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टर शेखर और उसकी पत्नी रीमा को एक बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं। लेकिन वहां कुछ देर भर्ती रहने के बाद डॉक्टर शेखर को भी मृत घोषित कर देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर रीमा को बेहतर इलाज के लिए एससीबी मेडिकल एंड हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं।
रीमा का वहां इलाज होता है और वह बच जाती है क्योंकि वह बॉक्स से थोड़ी दूर खड़ी थी और उसे केवल 40% ही जलन हुई थी। अब जब रीमा अस्पताल में भर्ती थी, तब शेखर और उसकी दादी का अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन रीमा को इस बात की जानकारी नहीं थी। इस तरह शेखर की मौत से रीमा 5 दिन के अंदर विधवा हो गई और शेखर का परिवार दुख से टूट गया। दूसरी ओर पटना नगर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने बम निरोधक दल को बुलाया क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सिलेंडर विस्फोट का मामला नहीं लग रहा था। जैसे ही बम निरोधक दल रसोई में दाखिल हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि यह बम विस्फोट था क्योंकि उन्हें इलाके में बारूद की गंध आ रही थी। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल से बम के टुकड़े सबूत के तौर पर एकत्र किए। पुलिस को पता चल गया था कि यह बम विस्फोट था, लेकिन सवाल यह था कि बम कैसे और कहां से आया। उन्होंने पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। इस घटना के बारे में जानने वाले 3 लोगों में से 2 की मौत हो चुकी थी और एकमात्र जीवित व्यक्ति बोलने की हालत में नहीं था। इसीलिए शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने रीमा के ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। लगभग 1 हफ्ते बाद जब रीमा 3 मार्च 2018 को बोलने में सक्षम हुई, तो ओडिशा पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। उन्होंने पाया कि विस्फोट स्काई किंग कुरियर के जरिए भेजे गए पार्सल बॉक्स की वजह से हुआ था। इस खुलासे के बाद यह खबर राष्ट्रीय मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और जिसने भी इस मामले के बारे में सुना, वह हैरान रह गया। हालांकि मीडिया ने सभी को मामले की जानकारी दे दी थी, लेकिन सभी न्यूज चैनल गलत तरीके से प्रेषक का नाम एस.के. सिन्हा की जगह आर.के. शर्मा बता रहे थे। यह गलत सूचना इसलिए फैली क्योंकि अनजाने में मीडिया को गलत नाम बता दिया गया। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि पार्सल 15 फरवरी 2018 को बुक किया गया था और इसका वजन कुल 2 किलोग्राम था। जब ओडिशा पुलिस ने भेजने वाले के नाम और पते की जांच की, तो दोनों ही फर्जी निकले। ओडिशा से पुलिस की एक टीम पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचती है और अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। स्काई किंग कुरियर के दफ्तर में पहुंचकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया जाता। शुरुआत में पुलिस की कोशिश सीसीटीवी फुटेज की जांच करके पार्सल भेजने वाले की पहचान करना था। हालांकि कुछ दिनों बाद साइबर सेल ने पुलिस को बताया कि पार्सल को पटना नगर से करीब 70 मील दूर एक निजी कंप्यूटर से 2 बार ऑनलाइन ट्रैक किया गया था। पुलिस को शक है कि हत्यारे ने इस पार्सल को ट्रैक किया होगा। हालांकि जब पुलिस ने कंप्यूटर की लोकेशन ट्रैक की, तो पता चला कि कुरियर कंपनी के एक कर्मचारी ने वहां से पार्सल को ट्रैक किया था। इस घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद शेखर की मां संजुक्ता साहू ने अपने कॉलेज के एक साथी पूंजा लाल मेहर पर शक जताया। दरअसल कुछ महीने पहले कॉलेज प्रिंसिपल के पद को लेकर उनके और पूंजा लाल मेहर के बीच विवाद हुआ था। हालांकि जब पुलिस ने पूंजा लाल मेहर से पूछताछ की, तो उन्हें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस को यहां से भी कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी जांच जारी रखी और फिर उन्हें नई जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि कुछ महीने पहले शेखर साहू को एक गुमनाम फोन आया था। दरअसल शेखर और रीमा की सगाई उनकी शादी से ठीक 1 साल पहले हुई थी और तब से वे दिन में सिर्फ 1 बार फोन पर बात करते थे। एक दिन जब वे फोन पर बात कर रहे थे, तभी शेखर के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। शेखर ने रीमा को होल्ड पर रख दिया और कॉल उठाया, लेकिन एक लड़के ने उसे धमकी दी कि वह रीमा से शादी न करे, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि शेखर ने तुरंत कॉल खत्म कर दी और रीमा को इस बारे में बताया। उस दिन के बाद उन्हें कभी ऐसा कोई कॉल नहीं आया, इसलिए वे दोनों इस बात को भूल गए। इस खुलासे के बाद पुलिस को शेखर को धमकाने वाले लड़के पर शक हुआ। उन्होंने उसका नंबर ट्रेस किया और आखिरकार उस तक पहुंच गए। हालांकि पुलिस को पता चला कि लड़का रीमा से एक तरफा प्यार करता था और नहीं चाहता था कि वह किसी और से शादी करे, इसलिए उसने शेखर को फोन किया। लड़के द्वारा बम पार्सल भेजने से बार बार इनकार करने के बावजूद
पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। हालांकि जांच में पता चला कि वह सच बोल रहा था, इसलिए पुलिस को उसे जाने देना पड़ा। शेखर के दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों, स्काई किंग कुरियर कर्मचारियों और डिलीवरी बॉय सहित 100 से ज्यादा लोगों से करीब 1 महीने तक पूछताछ करने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने शेखर और रीमा की कॉल हिस्ट्री की अच्छी तरह से जांच की और उनके लैपटॉप की भी जांच की, लेकिन उन्हें वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। घटना के 3 हफ्ते बाद भी न तो पुलिस और न ही रीमा के रिश्तेदार उसे यह बताते हैं कि शेखर की मौत हो गई है। लेकिन घटना के 24 दिन बाद रीमा को किसी तरह पता चलता है कि उसके पति की मौत 24 दिन पहले ही हो चुकी थी। यह जानकर वह इतना रोने लगती है कि कई घंटों तक रोती रहती है। हालांकि वह अपने परिवार से भी नाराज थी, क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक यह बात उससे छिपाए रखी। लेकिन सच तो यह था कि उन्होंने भी रीमा की भलाई के लिए यह बात उससे छिपाए रखी थी। लेकिन जब रीमा रो रही थी तो उसके एक रिश्तेदार ने यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद सभी न्यूज चैनल इस वीडियो को टेलीविजन पर दिखाने लगे और मामला इतना गर्मा गया कि ओडिशा में लोग कहने लगे कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इसी वजह से 23 मार्च 2018 को यह मामला ओडिशा क्राइम ब्रांच पुलिस को सौंप दिया जाता है। सबसे पहले क्राइम ब्रांच सभी संदिग्धों से दोबारा पूछताछ करती है और फिर स्काई किंग ऑफिस के आसपास के करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच करती है, लेकिन किसी भी फुटेज में कुरियर भेजने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देता। हालांकि 4 अप्रैल 2018 को बल्लांगीर के पुलिस अधीक्षक को अंग्रेजी में टाइप किया गया एक गुमनाम पत्र मिलता है। उस पत्र की खास बात यह थी कि पार्सल आर.के. शर्मा के नाम से नहीं, बल्कि एस.के. सिन्हा के नाम से भेजा गया था और यह पूरी घटना धोखाधड़ी और पैसों के मामले से जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पत्र को भेजने वाले ने साफ तौर पर कहा था कि यह घटना प्यार में धोखा, पैसे और प्रॉपर्टी विवाद के कारण हुई है। इसी वजह से क्राइम ब्रांच की टीम भी इस एंगल से मामले की जांच करती है, लेकिन कई दिनों तक मशक्कत करने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस अधीक्षक इस गुमनाम पत्र की डिजिटल कॉपी क्राइम ब्रांच के मुखिया अरुण भट्टरा को भेजते हैं। इस पत्र में सुराग ढूंढने के लिए अरुण भट्टरा इस पत्र को करीब 100 बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर अचानक उन्हें हैरानी होती है कि पत्र भेजने वाले को कैसे पता चला कि पार्सल एस.के. सिन्हा के नाम से भेजा गया है, जबकि पुलिस की गलती की वजह से आर.के. शर्मा का नाम अभी भी मीडिया में घूम रहा था। इसलिए अरुण भट्टरा को पता था कि जिसने भी यह पत्र भेजा है उसने ही पार्सल भी भेजा है और वही हत्यारा है। इस कारण क्राइम ब्रांच तुरंत उस पत्र को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने का आदेश देती है, ताकि पत्र से हत्यारे के फिंगरप्रिंट लिए जा सके। लेकिन जांच में पता चलता है कि पूरे फिंगरप्रिंट नहीं थे। लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच ने इस पत्र के बारे में परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया था और खुद ही इसकी जांच कर रही थी। लेकिन जब पुलिस को कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई तो उन्होंने पहली बार परिवार को यह पत्र दिखाया। लेकिन पत्र पढ़ने के बाद साहू परिवार को किसी पर शक नहीं होता और उनका कहना है कि हमारे परिवार में किसी भी संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्राइम ब्रांच इस पत्र की डिजिटल कॉपी भी परिवार वालों को देती है। फिर जब संजुक्ता इस पत्र को बार बार पढ़ती है तो उसे फिर से पूंजलाल मेहर पर शक होता है। दरअसल पूंजलाल अक्सर कॉलेज में प्रोजेक्ट पूरा करने वाले वाक्य का इस्तेमाल करता था और इस पत्र में भी प्रोजेक्ट की अंडरटेकिंग लिखी हुई थी, जिसकी वजह से संजुक्ता को पूंजलाल पर शक हुआ। इस बार क्राइम ब्रांच के हाथ सबूत लग चुके थे, इसलिए पुलिस ने एक बार फिर से पूंजलाल को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाने का फैसला किया। इस बार पुलिस ने पूंजलाल से सख्ती से पूछताछ की और फिर उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक रात वह खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर घूम रहा था। तभी अचानक एक आदमी उसके पास आया और उससे कहा कि वह यह पत्र बलांगीर के पुलिस अधीक्षक को पोस्ट कर दे। उस आदमी ने पूंजलाल को धमकी भी दी कि अगर उसने यह पत्र पुलिस अधीक्षक को नहीं भेजा तो यह उसके
और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि किसी कारण से क्राइम ब्रांच की टीम पूंजलाल की कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम पूंजलाल के घर की तलाशी लेने का फैसला करती है। उन्हें पूंजलाल के घर से चिट्ठी पैक करने वाले लिफाफे मिलते हैं, जो पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र के समान ही होते हैं। फिर जब पुलिस उसके घर की गहन तलाशी लेती है तो उसे स्काई किंग कुरियर कंपनी से पार्सल बुकिंग की रसीद भी मिलती है। जब पुलिस ने उससे इस बारे में पूछताछ की तो पूंजालाल के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद क्राइम ब्रांच का शक पूंजालाल पर गहराता है और फिर उसका लैपटॉप और पेन ड्राइव भी जब्त कर लेते हैं। अब पुलिस रायपुर की स्काई किंग कुरियर कंपनी के उस कर्मचारी को भी बुलाती है जिसने पार्सल भेजने वाले व्यक्ति को देखा था। पूंजालाल को देखते ही वह पुलिस को बताता है कि यह वही आदमी है जिसने पार्सल शेखर साहू के घर भेजा था। इतने सारे खुलासे के बाद पूंजालाल भी जानता था कि अब वह पकड़ा जा चुका है और अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह पुलिस को सच्ची कहानी बताना शुरू कर देता है। दरअसल 2009 से पहले पूंजालाल ज्योति विकास जूनियर कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक थे और उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन 2009 में उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया और जब वे कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए तो उनकी जिंदगी और भी आसान हो गई। अब 2014 में संजुक्ता साहू ज्योति विकास जूनियर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर इतिहास पढ़ाने लगती है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही सभी शिक्षक और छात्र संजुक्ता साहू को कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने की बात करने लगते हैं, क्योंकि संजुक्ता साहू पूंजालाल से 13 साल सीनियर थीं और उन्हें ज्यादा अनुभव था। हालांकि पूंजालाल रिटायर होने तक इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने रहना चाहते थे। इस कारण पूंजालाल संजुक्ता साहू को अलग अलग तरीकों से परेशान करते रहे, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन 25 जनवरी 2017 को संजुक्ता साहू को ओडिशा के उच्च शिक्षा विभाग से एक पत्र मिलता है जिसमें आधिकारिक तौर पर उन्हें इस कॉलेज का नया प्रिंसिपल घोषित किया जाता है। इसके बाद पूंजलाल के मन में संजुक्ता साहू के प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि प्रिंसिपल के पद तक पहुंचने के लिए पूंजलाल ने बहुत मेहनत की थी। दरअसल पूंजलाल जब छोटे थे तभी उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद उनका बचपन बहुत मुश्किलों भरा बीता, लेकिन जब वह प्रिंसिपल बन गया तो उसका सपना और भी अमीर बनने का था। लेकिन अब शायद संजुक्ता साहू ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे। इसके बाद ईर्ष्या और नफरत से भरकर पूंजालाल ने संजुक्ता साहू और उसके पूरे परिवार को जान से मारने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने अपराध से जुड़ी कई किताबें पढ़नी शुरू की, साथ ही कई हॉलीवुड और भारतीय क्राइम थ्रिलर फिल्में भी देखी और उनसे कुछ आइडिया भी लिए। उन्होंने इस रिसर्च पर करीब 7 महीने बिताए और फिर पूरे परिवार को बम पार्सल भेजने की योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब और गूगल के जरिए बम बनाने के तरीके खोजे। कई यूट्यूब वीडियो देखने और लेख पढ़ने के बाद पूंजालाल ने अक्टूबर 2017 में कई पटाखे खरीदे और फिर अगले 2 महीने तक बम बनाने पर काम किया। सबसे पहले उन्होंने पटाखों से बारूद अलग किया और प्रयोग के लिए एक छोटा बम बनाया। फिर उस बम को टेस्टिंग के लिए खाली जगह पर ले गए। सौभाग्य से वे अपने प्रयोग में सफल रहे और फिर 2 किलोग्राम का बम बना लिया। उसके बाद पूंजालाल ने इस बम को एक डिब्बे में अच्छे से पैक किया और फिर डिब्बे से एक सफेद रंग का धागा निकाला। फिर उसने डिब्बे को हरे रंग के गिफ्ट पेपर में पैक किया और फिर एक दूसरे बड़े डिब्बे में पैक कर दिया। अब बस उसे इंतजार था इस मौके का जब वो इस पार्सल को संजुक्ता साहू के घर पहुंचा सके। इस बीच उसे पता चलता है कि संजुक्ता के बेटे शेखर की शादी फरवरी 2018 में होने वाली है। अब वह बम को उपहार के रूप में पार्सल करने का फैसला करता है और उपहार बॉक्स को देखकर किसी को भी शक नहीं होगा कि अंदर क्या है। इस बीच वह अपनी सारी इंटरनेट हिस्ट्री भी डिलीट कर देता है और वह अपनी योजना में किसी और को शामिल नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसके साथी ने किसी को भी योजना के बारे में बताया तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके अलावा
पूंजलाल ने यह भी योजना बनाई थी कि वह संजुक्ता साहू के घर बम कैसे पहुंचाएगा। अब 15 फरवरी 2018 को पूंजलाल अपने कॉलेज जाता है और क्लास लेता है ताकि उस दिन उसकी मौजूदगी वहां देखी जा सके। कॉलेज में क्लास लेने के बाद वह घर लौटता है, वहां से बॉक्स उठाता है और अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर निकटतम रेलवे स्टेशन पहुंचता है। फिर वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल रेलवे स्टेशन पर पार्क करता है और टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर जाता है। हालांकि वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इसलिए वह बिना टिकट खरीदे ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके अलावा वह अपना फोन भी घर पर छोड़ देता है ताकि उसकी लोकेशन उसके घर पर दिखाई दे, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस जांच में फोन की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद वह अपने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर पहुंचता है। फिर वह रिक्शा लेकर शाम करीब 5:15 पर डीटीडीसी कुरियर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन इस दौरान उसने अपना चेहरा रूमाल से ढक रखा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सीसीटीवी कैमरे की नजर उस पर पड़े। उन्होंने अपने रिक्शा चालक को डीटीडीसी कुरियर ऑफिस में भी भेजा क्योंकि कंपनी के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। रिक्शा चालक ने भी पूंजालाल की बात मान ली क्योंकि पूंजालाल ने उसे कुछ अतिरिक्त पैसे दिए थे। लेकिन जब वह पार्सल लेकर ऑफिस के अंदर जाता है तो रिसेप्शनिस्ट तुरंत उससे पूछती है कि डिब्बे में क्या है, जिसका रिक्शा चालक के पास कोई जवाब नहीं होता। हालांकि दुकान के बाहर खड़ा पूंजालाल यह सब सुन रहा था, इसलिए वह जल्दी से दुकान के अंदर जाता है, पार्सल उठाता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह दूसरा रिक्शा लेता है और फिर उसे रास्ते में स्काई किंग कुरियर सर्विस का एक ऑफिस दिखाई देता है। इस बार वह बिना मास्क पहने ऑफिस में घुस जाता है क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। इस बार जब रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि पार्सल बॉक्स में क्या है तो वह कहता है कि मिठाई है और शादी का तोहफा है। फिर वह अपना नाम SK सिन्हा बताता है और शेखर साहू के नाम से पार्सल बुक कराकर उसी रात ट्रेन से घर लौट जाता है। वहीं यह पार्सल 5 दिन बाद यानी 20 फरवरी को पटना नगर स्थित स्काई किंग कुरियर के दफ्तर पहुंचता है। डिलीवरी बॉय 20 फरवरी की शाम को पार्सल लेकर शेखर के घर पहुंचता है, लेकिन जब वह देखता है कि उस घर में शादी चल रही है और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, तो वह पार्सल पहुंचाए बिना ही अपने दफ्तर लौट जाता है। पूंजालाल ने बहुत सावधानी से योजना बनाई थी कि उस पर किसी को शक न हो। शेखर और रीमा की शादी और रिसेप्शन पार्टी में वे औपचारिक रूप से शामिल हुए ताकि किसी को शक न हो। लेकिन 23 फरवरी 2018 को डिलीवरी बॉय एक बार फिर पार्सल लेकर उनके घर पहुंचा और फिर क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं। फिर भी पूंजालाल शेखर और उनकी दादी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। हालांकि घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन थोड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जाने दिया। लेकिन जब मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही थी तो पूंजालाल भी डर गया। इसके बाद पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उसने ब्लांजिर के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजा और मामले को धोखाधड़ी और संपत्ति विवाद का रूप देने की कोशिश की। लेकिन यह पत्र भेजकर उसने सबसे बड़ी गलती की। अगर उसने यह पत्र नहीं भेजा होता तो शायद आज तक उसे पकड़ा नहीं जाता। खैर, पूरी कहानी सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने 24 अप्रैल 2018 को पूंजालाल को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने पूंजालाल के पैतृक घर की तलाशी ली तो वहां कूड़े के ढेर में बारूद के कुछ जले हुए अवशेष मिले और जब रासायनिक विश्लेषण किया गया तो पार्सल में मिले बारूद से मेल खा गया। इसके अलावा पुलिस को पूंजालाल की पेन ड्राइव से एक डिलीट की गई फाइल मिली, जो संयोग से वही डिलीट की गई फाइल थी जिसे पूंजालाल ने पुलिस अधीक्षक को भेजा था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने पूंजालाल को बम बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सारी सामग्री मुहैया कराई और फिर उसे बम बनाने के लिए कहा। कुछ ही समय में पूंजालाल ने बम को फिर से बना लिया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई, जिसे बाद में अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया। हालांकि
अभी तक अपराधी को कोई सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन पूंजा लाल ब्लांजिर जिला जेल में बंद है। इस बीच पूंजा लाल ने कई बार जमानत के लिए अर्जी भी लगाई है, लेकिन निचली अदालत और ओडिशा हाईकोर्ट दोनों ने ही उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो प्रिंसिपल की कुर्सी के लालच और ईर्ष्या ने एक शिक्षक को अपराधी बना दिया, और इस लालच की वजह से एक मासूम और खुशहाल परिवार बर्बाद हो गया। फिलहाल रीमा साहू अपने ससुराल वालों के साथ रह रही हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वह अपनी पूरी जिंदगी अपने ससुराल वालों की देखभाल करेंगी और दोबारा शादी नहीं करेंगी। तो इसी के साथ पटनागर बम विस्फोट का मामला यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।